चैप्टर जो आपके लिटरेचर का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेकर आया हूं। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स के आपके लिटरेचर में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और साथ में जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स हैं उसको भी मैं उसका हिंदी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस चैप्टर को एक बार जिस तरीका से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीका से अगर आप पढ़ लेते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपको इसके बाद इस चैप्टर से आने वाले कोई भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहे और अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि आपको दोबारा इस चैप्टर को कहीं दूसरे जगह जाकर पढ़ना नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर का। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन हिंदी करेंगे और आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग भी मैं बताता चलूंगा और लास्ट में आपको जो मीनिंग है वो उसका पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो लास्ट में जो मीनिंग है उसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको एक बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले अभी मैं इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का है महात्मा गांधी जी के बारे में उसको पहले मैं बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और सारे मैं बताता हूं। सबसे पहला तो कि मोहनदास करमचंद गांधी, देखिए ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है, तो कभी भी पूछ दे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है तो मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए इनका बॉर्न यानी ये जो जन्मे थे बहुत इंपॉर्टेंट है 1869 ईस्वी में और इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1948 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में जन्मे, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। पॉपुलरली यानी कि प्रसिद्ध रूप से, पॉपुलरली मतलब प्रसिद्ध रूप से नोन एज बापू ऑफ और द फादर ऑफ द नेशन। इन्हें या तो बापू के नाम से जाना जाता है या तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, और ये स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। तो कहते हैं कि वाज मोर देन अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन से अधिक यानी एक राजनेता से अधिक ये क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इन्होंने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक किसका यूज किया, ट्रूथ का, सच्चाई का, नॉन वायलेंस अहिंसा का, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का चीफ वेपन मुख्य हथियार के रूप में, चीफ मतलब मुख्य, वेपन मतलब हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किसके खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इन्होंने सत्य का और अहिंसा को हथियार के रूप में यूज किया और भारत को क्या किया, हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी दिलवाने में मदद किया फ्रॉम 1915 टिल 1948। और कब तक, ये 1915 से लेकर 1948 तक भारत के लिए लड़े, भारत के लिए काम किए, यही कहना है। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, और इन्होंने भारत के जो पॉलिटिक्स था यानी इनकी राजनीति जो है भारत का, उस पे इनका डोमिनेंस था, प्रभाव था, हर चीज में इनका जो था एक प्रभाव था हमारे भारतीय राजनीतिक में। कब तक, तो 1915 से 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, और ये मारे गए किसके हाथों में, एक फैनेटिक, यानी फैनेटिक मतलब होता है पागल, खप्ती, ऐसे व्यक्ति जो पागल हो, खप्ती हो, फैनेटिक। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया और इस चैप्टर में कहा जाता है कि एक फैनेटिक के हाथ से उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। ये भी याद रखिएगा। हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इनका ऑटोबायोग्राफी है। देखिए दो तरह की चीज होते हैं, एक बायोग्राफी, दूसरा ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी जब कोई खुद की जो किसी दूसरे के बारे में कथा लिखता है तो दैट इज बायोग्राफी, लेकिन ऑटो मतलब होता ही है खुद और बायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो जो खुद की आत्मकथा लिखते हैं उनको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी जो है उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखे है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है। एंड द न्यूमरस मतलब होता है अनेक, न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और उन्होंने भारत
एक युवा भारत के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और इन्होंने बहुत सारे स्पीच दिए हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, भाषण दिए हैं अलग अलग अवसरों पे। समझ गया कि नहीं से? ओकेजन मतलब अवसर। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। और क्या कहता है कि ये जो इन्होंने भाषण दिया है, इनको एक मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में ही नहीं, इनको एक ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक में सोचने वाले के रूप में इन्हें दिखाता है, और केवल वास्तविक में सोचने वाले के रूप में ही नहीं, एक थिंकर ही के रूप में ही नहीं, बल्कि इन्हें एक ग्रेट मास्टर के रूप में दिखाता है, जो कि आइडियोमेटिक इंग्लिश, ठीक है, मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, और ये एक मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने ओरिजिनल थिंकर के रूप में और मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में देखा जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कहते हैं कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब है ये एक एस्से है, उसका कुछ पार्ट्स लिया गया। याद रखिएगा, एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक एस्से है, समझ गए ना, और एस्से में से एक्सट्रैक्ट किया गया, कुछ भाग को जब लेते हैं किसी चीज से निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और गांधी जी भारत के जो वो मजबूत नींव है उसके बारे में बात करते हैं, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। साउंड मतलब होता है यहाँ मजबूत, समझ गए, यहाँ आवाज नहीं, मजबूत, और फाउंडेशन मतलब जो भारत की जो ये आधारशिला है, मजबूती से जो आधारशिला है, उसी के बारे में बात करते हैं। which has successfully withstood the passage of time, और कहते हैं कि ये आधारशिला है, ये समय बीतता गया लेकिन अभी भी सक्सेसफुली विदस्टूड है, खड़ा है, विदस्टूड है और सफलतापूर्वक खड़ा है। The passage of time, the Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। याद रखिएगा, यही मेन पॉइंट है और यहीं पे इस चैप्टर का सारा सारांश घूमते रहता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उनका सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है, उनकी आदत है कि वो प्रिविलेज देते हैं, वो महत्वता देते हैं, वो प्राथमिकता देते हैं मटेरियलिटी को, वस्तुवादिता को, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कार, गाड़ियां। तो ये कह रहे हैं महात्मा गांधी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारे सिविलाइजेशन से मैच कर सके। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि वेस्टर्न का सिविलाइजेशन जो है, उनकी टेंडेंसी है कि ये मटेरियलिटी, जो वस्तु है, वस्तु भोगिता है, उस पर आधारित है। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, ये इंडियन सिविलाइजेशन से हाथ नहीं मिला सकती है, तुलना नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है? एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है किसको? मोरल बीइंग को, नैतिकता को, लोगों में सही और गलत के आचरण को, लोगों में सही क्या है, गलत क्या है, इसके बीच में विभेद को। इसलिए ये कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वो मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, नैतिकता को ऊपर उठाता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भोग विलासिता यानी वस्तु को जो कैसे भोगें, कैसे भोग करें, उसी के बारे में कहता था। यही इंट्रोडक्शन था। तो आपने लास्ट में जो लाइन पढ़ा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि भारत की सभ्यता जो है वो लोग के मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, लेकिन वेस्टर्न की सभ्यता जो है वो वस्तु भोगिता यानी वस्तु मटेरियलिज्म की पूजा करता है, कार, गाड़ियां, इन सब चीजों की। अब हम शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला स्टेंजा, ठीक है। हमारा पहला स्टेंजा है, यहां से शुरू होता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, हमारे चैप्टर का नाम है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि भारत की जो सभ्यता इवॉल्व हुई है, देखिए एक वर्ड है इवॉल्व, देखिए याद रखिएगा। सबसे पहले तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब समझ लीजिए। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हम लोग देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है ये सभ्यता है और ये संस्कृति होता है। कहता है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि भारत की सभ्यता जो समय के साथ इवॉल्व हुई है, देखिए एक होता है इवॉल्व,
इवॉल्व मतलब होता है लंबे समय से जो एक परिवर्तन, धीरे धीरे बदलाव होके कोई चीज जो आता है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ है तो इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। और भारत की सत्ता दुनिया में मात खाने के लिए, बीटन मतलब क्या होता है, पीटना, मात खाना, मात खाने के लिए नहीं जन्मी है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और कहते हैं कि कोई भी चीज दुनिया का जो सीड, एक बीज हमारे एंसेस्टर के द्वारा दिया गया है, उससे मुकाबला नहीं कर सकता है। सीड मतलब बीज, सोन जो बोया गया है हमारे एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज के द्वारा, उससे कोई भी नहीं तुलना कर सकता है। ये कहते हैं कि रोम वेंट, रोम गई, रोम की सभ्यता गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। ग्रीस का भी वही हाल हुआ। फेट मतलब हो गया नसीब, ठीक है, हाल, वही नसीब हुआ, है ना। द माइट ऑफ द पहाड़ोज वाज ब्रोकन। पहाड़ों की जो शक्ति थी वो टूट गई। माइट मतलब शक्ति, याद रखिएगा। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान भी पश्चिमीकरण हो गया, उसका पश्चिम की तरह हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और कहते हैं ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। ऑफ मतलब यहाँ चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसका तो कोई कल्चर ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। चाइना का कोई कल्चर ही नहीं है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और द अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन कहते हैं कि इंडिया अभी भी किसी न किसी रूप से, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है समहाउ और अदर, इसका मतलब होता है किसी न किसी रूप से। समझ गए कि नहीं समझ गए? समवन और द अदर, कोई ना कोई, ऐसा हमारा ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है। तो somehow or the other sound at the foundation। लेकिन भारत अभी भी साउंड है, मजबूत है अपने फाउंडेशन पे, अपने आधारशिला पे। The people of Europe learned their lessons from the writing of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory। और कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने अपना लेसन जो सीखा लिखने का, वो ग्रीस से, मैन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों से, और रोम के लोगों से, which exist no longer, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में ही नहीं है, no longer, है ना, in the their former glory, यानी अब उनका जो पुराना वाला ग्लोरी था, शान शौकत था, उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece। और कहते हैं कि जो रोम, जिनका ग्लोरी अब नहीं है, वो ग्रीस जिसका ग्लोरी चला गया, उनसे सीखने के क्रम में, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन जो है वो सोचते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस। वो जो मिस्टेक हुआ था ग्रीस के द्वारा, ग्रीस ने जो वो मिस्टेक किया था, ऐसा लगता है कि उसे वो अवॉइड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एंड रोम सच इज देयर पीटिएबल कंडीशन। और ऐसा ही उनका पीटिएबल कंडीशन है, दयनीय स्थिति है, बुरी स्थिति है, ये कह रहे हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, कहते हैं इन सब चीजों के बीच, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। भारत अभी भी अचल है, इमूवेबल है, मतलब इसको कोई ना हिला सका है, अभी भी स्थिर है, ऐसा कहना है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और वैसे ही इसकी शान शौकत भी वैसे ही अभी भी जिंदा है, अस्थिर है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड। और कहते हैं ये भारत के खिलाफ चार्ज है ना, आरोप है। चार्ज मतलब आरोप, आपको चार्ज में फंसाया जाता है, आरोप में। कहते हैं ये भारत के खिलाफ आरोप है, अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग जो है वो अपरिष्कृत है, असंस्कृत है। मतलब हम कह लें कि अनसिविलाइज्ड है, वो सिविलाइज्ड नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, इग्नोरेंट है, ऐसा भी कहा जाता है। भारत के लोग अज्ञानी हैं, ये उनके खिलाफ आरोप है, कह रहे हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ ये आरोप है। एस्टॉलिड है, एस्टॉलिड मतलब ऐसा व्यक्ति होता है मंद बुद्धि का, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ एक आरोप है कि भारत के लोग जो है वो अनसिविलाइज्ड है, अज्ञानी है और मंद बुद्धि के हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज। और ये भी कहा जाता है भारत के बारे में कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भारत के लोगों में कि वो कोई चेंज को अडॉप्ट करे। अडॉप्ट मतलब उसके अनुकूलन अपने आप को बैठाना, कि कोई नया परिवर्तन आता है उसको वो अपने अंदर ले, उसको अडॉप्ट करे, ऐसा कहा जाता है। इट इज चार्ज रियली, और कहते हैं ये बिल्कुल ही आरोप है, अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारी जो प्रतिस्पर्धा है, हम में जो वो मेरिट है, हम में जो वो
किसी से मुकाबला करने की क्षमता है, मेरिट मतलब वही होता है, समझ गए। उसके खिलाफ ये आरोप है, क्या है ये आरोप है कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हम स्टॉलिड हैं। What we have tested and found true on the anvil of experience, और कहते हैं कि जो हमने टेस्ट किया है और जो भी ट्रू है, सच है, उसको हमने अपने एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने जो अनुभव की कसौटी है, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव की कसौटी, हमने उसे अनुभव की कसौटी पे पहले नापा है ना। वी डेयर नॉट चेंज, हम हिम्मत नहीं करते बदलने की। ऐसा कहना गलत है, हम भी बदलते हैं, और जो चीज हमारे अंदर है जिसको हम नहीं बदलते हैं, गांधी जी कह रहे हैं, वो हम इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि वो हमारे जो एक्सपीरियंस की तराजू है उस पर परोखा हुआ है, तौला हुआ है, इसलिए हम उसी पे चलते हैं। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कहते बहुत सारे लोग ना अपनी सलाह देते हैं भारत के बारे में, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और कहते हैं कि भारत जो है, देखिए यह सी यूज हुआ है इंडिया के लिए क्योंकि हम भारत माता मानते हैं भारत को, ठीक है, एक माँ का दर्जा देते हैं, इसलिए सी कहा जाता है भारत के बारे में, सी रिमेन्स स्टडी, और ऐसा कहा जाता है भारत अचल रहा है। स्टडी मतलब होगा कि कोई चलता ना एक ही जगह स्थिर हो, ठीक है, अचल रहा है। दिस इज हर ब्यूटी, कहते हैं ये तो उनकी सुंदरता है, ये तो भारत की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही तो हमारे आशा की बुनियाद है, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा सिविलाइजेशन क्या है, तो देखिए कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन आचार और व्यवहार का वो आचरण है, कंडक्ट मतलब आचरण, व्यवहार समझिए, व्यवहार है जो कि दिखाता है, प्रदर्शित करता है, पॉइंट आउट मतलब होता है प्रदर्शित करना है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो आदमी को प्रदर्शित करता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, उनके कर्तव्य के रास्ते को दिखाता है, किसको दिखाता है, उनके कर्तव्य को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को भी दिखाता है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और ये जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसको भी दिखाता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी को, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, और कहते हैं कि ये एक परिवर्तनीय टर्म है, ठीक है, ये परिवर्तनशील है। कुल मिलाकर कहे तो हम सिविलाइजेशन और कल्चर का मतलब ये समझें कि वो हमको अपना कर्तव्य का रास्ता दिखाता है कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मोरालिटी, अब कहते हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन, और कहते हैं मोरालिटी का मतलब हो गया कि मास्टरी हासिल कर लेना, किस चीज पे, अपने माइंड पे, अपने इच्छाओं पे, उस पे एक जो है अपने माइंड पे, इच्छाओं पे एक लगाम लगा लेना, वो मास्टरी कहलाएगा। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, और कहता है ऐसा करते हुए हम जानते हैं कि गुजराती में, अगर हम ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, गुजराती में हम सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट, इसका मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो सिविलाइजेशन मतलब अगर हम गुजराती में इसका अर्थ देखें तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, क्या होता है, गुड कंडक्ट। तो इस स्टैंजा से एक बात को याद रखिएगा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या होता है, पाथ ऑफ ड्यूटी। आगे कहता है इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह डेफिनेशन करेक्ट है, सही है, देन इंडिया है एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, और कहता है कि अगर ये सही है तो भारत में बहुत सारे राइटर्स देखे गए हैं, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, कहते हैं हम जो भारत के लोग हैं हमें कुछ भी किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, गांधी जी कहते हैं। हालांकि हम इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है कहीं ना कहीं इसी सोच के कारण कि हम दूसरे से नहीं सीखते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी भी हमने कोई बड़े से बड़े काम नहीं किया है, इसीलिए कि हमने अपने कल्चर को पकड़े बैठ गया, इसमें परिवर्तन नहीं किया। मैं ये कहता, ये मेरा कहना नहीं है कि चलिए आप सारा कुछ भूल जाइए, लेकिन नए चीज को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें परिवर्तन को लाना चाहिए अपने लाइफ में। तो कहता है कि है, और भारत को कुछ भी नहीं सीखना चाहिए दूसरे से, ऐसा गांधी जी कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं। एंड दिस इज इट एज शुड बी, और कहते हैं कि जैसा भारत है वैसा ही रहना चाहिए, है ना, एंड दिस इज एज इट शुड बी, वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए। कहता है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कहता है कि हम नोटिस करते हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग जो है ना
एक बेचैन चिड़िया की तरह है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमारा दिमाग एक रेस्टलेस चिड़िया की तरह है, जितना ज्यादा ये पाता है, मोर इट्स गेट्स मोर इट वांट्स, उतना ही ज्यादा ये चाहता है। तो हमारा दिमाग एक रेस्टलेस बर्ड है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। और हमारा दिमाग तब भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। आज की दुनिया में देखिए, किसी के पास एक छोटा सा कार हो जाता है तो उससे बड़े कार की आशा करता है ना, रेस्टलेस हो जाता है। किसी का उससे बड़ा कार देख लिया तो, जैसे एक छोटा सा घर, अच्छा सुंदर सा घर है, लेकिन मन होता है और उससे बड़ा हो जाए। तो यही कहते हैं कि माइंड जो है ना, वो जितना चाहता है उतना और चाहने की कोशिश करता है। यह एक ऐसी चिड़िया की तरह है जो रेस्टलेस है, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे जाता आता रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ज्यादा हम अपनी इच्छाओं में इंडल्ज होते हैं, इंडल्ज मतलब संतृप्त होना, ठीक है। जितना मोर वी इंडल्ज, संतृप्त होते हैं, इन आवर पैशन, अपनी इच्छाओं में, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ज्यादा अनब्रिडल्ड, उछल कूद और चाहने की इच्छा वाला ये बन जाता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज से कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिमिटेशन पे के, जो हमारी इंटेलिजेंस यानी किसी चीज में जो संतृप्त होने की एक लिमिट सेट कर दिया कि इससे ज्यादा हम उस चीज में ना संतृप्त हो, उससे ज्यादा हम उन चीजों के बारे में ना सोचें। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी जो है ना, बड़े पैमाने पे ये मेंटल कंडीशन है, ये दिमाग की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि हमको बड़े घर आ जाए, बड़ी कार आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि खुशी जो है बड़े कार और बड़े घर में नहीं होती है, ये हमारे दिमाग में होती है, दिमाग की स्थिति है। अगर हम अपने दिमाग को खुश कर ले तो हमें खुशियाँ आ जाएगी हमारे अंदर, क्योंकि खुशी जो होता है वो वस्तुओं से नहीं, हमारे हृदय से उठता है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, और गांधी जी ये भी कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो मानसिक स्थिति है, ना कि कोई बाहर की स्थिति है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये जो है ये मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है हैप्पीनेस। अब 6th स्टैंजा पे आते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आदमी अगर अमीर है तो वो खुश हो, और अगर आदमी गरीब है तो वो अनहैप्पी हो, अखुश हो, नाखुश हो। गांधी जी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आदमी अगर अमीर हो तो वो खुश हो, गरीब हो तो नाखुश हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आगे क्या कहते हैं, शो देखिए, कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी, और कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। यहाँ ध्यान रखिए, हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है। कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो अमीर है ना, आमतौर पे, ऑफन मतलब या अधिकतर समय, वो नाखुश रहते हैं अमीर लोग। बात सही है, आप ऐसा मत सोचिए कि किसी के बड़े घर देख लीजिए, कार देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए तो खुश हो सकता है कि उस गाड़ी में बैठकर भी वो नाखुश हो, दूसरे गाड़ी की चिंता कर रहा हो, पत्नी से अच्छा रिलेशनशिप ना हो सकता है और भी पाने की इच्छा हो। तो हम सोच लेते हैं कि किसी के पास अक्सर संपत्ति होगा तो वो खुशी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि अधिकतर केस में अमीर लोग गरीब से तो ज्यादा खुश होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि मैं अमीरों का विरोधी नहीं हूं, मैं सोचता हूं दुनिया का हर आदमी अमीर हो। अमीर होने से दुनिया और समाज में बहुत सारी तकलीफें वैसे ही खत्म हो जाएगी। जैसे आप केस सुनते हो, चोरी चमारी, रेप, डकैती, ये कुछ ना कुछ इसमें हाथ, कुछ ना कुछ की अधिकतर हाथ इसमें गरीबी का होता है। अगर लोग अमीर हो जाएं और एफर्ट करने लगे चीजों को तो वो क्राइम करना बंद कर देंगे। हालांकि क्राइम करना मानव का एक मेंटल स्थिति है, आज तक कोई भी नहीं रोक सकता इसे, ये तो होता ही रहेगा समाज में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर समाज में ज्यादा अमीरी हो, लोग ज्यादा अमीर हो, प्रॉस्परस हो, तो थोड़ा सा क्राइम घट जाएगा। ऐसा द पुअर टू बी, और कहते हैं कि ऐसा देखा गया अक्सर कि अमीर लोग गरीब नाखुश होते हैं और गरीब लोग ज्यादा खुश होते हैं। पुअर टू बी हैप्पी, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। गांधी जी कहते हैं कि मिलियंस ऑफ लोग जो होंगे ना, वो हमेशा गरीब रहेंगे दुनिया में। बात सही है, ये रहेंगे ही। Observing all this, our ancestors dissuaded from luxurious and pleasures. याद रखिएगा, इस यहाँ से भी हमारे एंसेस्टर से एक क्वेश्चन उठता है। एक डिस्यूडेड वर्ड है, इस मतलब होता है दूर रहना किसी चीज से। क्या रहना? दूर रहना, ठीक है। कहते हैं इन चीजों को देखते हुए ही हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इन चीजों से, लग्जीरियस जो लाइफ था, वो जो आलिशान जिंदगी होता है, वो प्लेजर के पीछे भागना, यानी सुख और
शौकत के पीछे भागना, संतृप्तता के पीछे भागना, भोग विलास के पीछे भागना, ऐसा कह लीजिए, उन चीजों से दूर रहे। कहते हैं वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और कहते हैं कि हमने उसी हल से, जो आज से हजारों वर्ष पहले जो हल था, उसी हल से आज भी मैनेज किया है। आज वैसे ही खेती कर रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। हालांकि ये चीज नहीं होना चाहिए, ये पिछड़े हुए का निशानी है भैया, क्योंकि समय बदलता है तो उसके साथ हमें भी बदलना चाहिए। ये नहीं कि सभी लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं लंदन तो हम भी पैदल ही लंदन चले, ऐसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। जिंदगी बीत जाएगी लंदन पहुंचने में दोस्तों। इसलिए गांधी जी के हर बात से मैं सहमत नहीं हूं इस चैप्टर में, कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं इसे आपको, आप क्या है नहीं है वो नहीं, मैं आपको इनकी जो एक फीलिंग है उसे इस चैप्टर में आपके सामने रख रहा हूं, दिखा रहा हूं। We have retained the same kind of cottages। कहते हैं हमने उसी तरह की झोपड़ियों को आज तक रिटेन किया है, बनाए रखा है। रिटेन मतलब होता है किसी पिछले दशा को बनाए रखना, ठीक है। कॉटेजेज मतलब होता है झोपड़ी। क्या होता है? छोटी छोटी झोपड़ी, समझ गए कि नहीं? झोपड़ी। That we had in former times, जो कि हमारे पास पुराने समय में था। फॉर्मर टाइम मतलब पुराने समय में था। And our indigenous education remains the same as before। और हमारी जो इंडिजीनियस, हमारी जो घरेलू शिक्षा है, इंडिजीनियस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है घरेलू। क्या होता है इसका मतलब? घरेलू, ठीक है। आवर इंडिजीनियस, हमारी जो घरेलू शिक्षा है, एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वे वैसा ही रहते हैं जैसा ये पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन। और कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था, कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं जो लाइफ कॉरोडिंग यानी जिंदगी को छाया कर दे, खत्म कर दे। आज की दुनिया में क्या है? बहुत ज्यादा कंपटीशन है दोस्तों, चारों तरफ कंपटीशन है। और कंपटीशन के कारण अभी भी मैंने आज आर्टिकल्स पढ़ा था कि कैसे इंडिया का यूथ डिप्रेस्ड है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। उससे कोई पूछने वाला नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो कह रहे हैं कि ये कंपटीशन के कारण हो रहा है, जो हमारे समाज में कंपटीशन है, लोगों को देख के लोग बदलना चाह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे पास कोई भी जिंदगी को क्षय करने वाला, कोरोड मतलब होता है क्षय करना, जैसे आयरन में जंग लग जाता है, कोरोड कर देता है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था हमारे पास। ईच ऑफ फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। कहते हैं कि ईच ऑफ फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, भारत में जो लोग थे सभी लोगों के पास अपना धंधा था। ऑक्यूपेशन मतलब होता है धंधा दोस्त, ठीक है। धंधा यानी व्यापार, व्यापार था, और ट्रेड था, वही व्यापार था। और अपना अपना सभी लोग ना रेगुलर अपना वेज, वेज मतलब होता है भाड़ा किराया, ठीक है। भाड़ा किराया, देहाड़ी कह सकते हो, वो कमाते थे और जिंदा रहते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे कैसे मशीन को खोजा जाए, हम भी जानते थे मशीनों को खोजना। लेकिन ये बात, अब देखिए क्या कह रहे हैं गांधी जी, बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे। ये चालाकी वाला बात बोल रहे हैं गांधी जी। मशीन की खोज तो सब करना चाहता था, जिंदगी को कौन नहीं आराम बनाना चाहता है दोस्त। कहते हैं कि हम भी जानते थे मशीन का खोज करना, लेकिन हमारे फोर फादर, हमारे पूर्वजों ने देखा डैट इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, अगर हम अपनी जिंदगी को ऐसे चीजों के पीछे लगा देते हैं, अपने दिल को, हार्ट को ऐसे चीजों के पीछे लगा देते हैं। कैसे चीजों के पीछे? मशीन के पीछे। वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मॉरल फाइबर, तब हम क्या बन जाएंगे? मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि लोग मशीन के गुलाम हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मशीन के कारण हमारी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। मशीन को जो यूज कर रहे हैं सही ढंग से, जो मशीन को यूज कर रहे हैं, जिसको मशीन नहीं यूज कर पा रहा है वो तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मशीन ही यूज कर रहा है। जैसे फोन हो गया, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, फोन ही हमें यूज करता रहता है, हम फोन को नहीं यूज करते। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, कहते हैं और ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब हो गया काफी चिंतन मनन के बाद। डेलिब्रेशन मतलब होता है चिंतन मनन। क्या होता है? चिंतन मनन, ठीक है। कहते हैं आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, चिंतन मनन के बाद, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हमारे फोरफादर ने काफी चिंता किया, काफी सोचा समझा और डिसाइड किया कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने लिम्स से, लिम्स मतलब हाथ पैर से कर सकते हैं, वही काम करना चाहिए। क्या ये बिछड़ेपन की निशानी नहीं होगी कि हम लंदन अभी भी पैर से जाएं, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है, समझ गए कि नहीं। लेकिन गांधी जी का कहना है कि हमारे फोरफादर्स भी मशीन का इस्तेमाल करना, मशीन का खोज करना जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका हाथ पैर
सही वो काम करें और फिट रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। They saw that our real happiness and health consisted in the proper use of our hands and feet. और उन्होंने देखा कि हमारी जो रियल वास्तविक हैप्पीनेस है, रियल खुशी है और हमारा जो हेल्थ है वो बना हुआ है प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। हमारे हाथ और पैर के प्रॉपर यूज करने से हम खुश रहेंगे, हमारी हेल्थ भी सही रहेगी। ये गांधी जी का कहना था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स बचे हैं। कहते हैं दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर स्नेयर एंड यूजलेस। स्नेयर मतलब होता है जाल, जाल, ठीक है। गांधी जी फर्दर कहते हैं कि जो बड़े बड़ी सिटियां हैं, शहर हैं, वो एक जाल की तरह है, जाल है, फंदा है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। और ये एक जाल की तरह फंसा हुआ लोग रहते हैं यहाँ पे, समझ गए, और लोग वहाँ खुश नहीं रहते हैं। देयर इनकम्बरेंस मतलब होता है एक बर्डन, समझ गए, बर्डन टाइप का जो बोझ होता है ना, वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स एंड। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, याद रखिएगा कि कहते हैं दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स। गांधी जी कहते हैं कि शहर जो है, शहर की तुलना कर रहे हैं गांव से गांधी जी, तो इनको भी देखिए आप कि कैसे गांधी जी शहर की तुलना गांव से कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो शहर में है ना, शहर, वहां पे गैंग्स ऑफ थिप्स एंड रोबर्स रहते हैं, है ना। यहाँ पे जो चोर चुहार है, थिप्स मतलब चोर, ठीक है, रॉबर्स मतलब डाकू, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति, समझ गए ना, वेश्यावृत्ति, और वाइस फ्लरिशिंग, वाइस मतलब होता है कि गंदा चीज सब वहां फूलते फैलते रहता है, फ्लरिश मतलब होता है फूलना फलना, ठीक है, फूलना फलना बढ़ना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि गांधी जी जो शहर है वहां पे चोरों उचक्कों के झुंड रहते हैं, वहां पे गंदगी फूलती फैलती है। इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। और कहते हैं कि यहाँ पे जो पुअर मैन होता है, गरीब आदमी होता है, उसे तो लूट लिया जाता है अमीरों के द्वारा, रिच मैन के द्वारा। रॉब्ड मतलब लूट लेना, ठीक है, ऐसा कहते हैं। They were therefore satisfied with the small villages। इसलिए कह रहे हैं गांधी जी कि इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग जो थे वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे गांव में रहने में हम संतुष्ट थे, ऐसे गांधी जी का कहना है। They saw that king and their swords were inferior to the sword of ethics। ये बड़ी अच्छी लाइन है। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने देखा, they saw that, कि राजाओं के जो तलवार थे, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, दैट द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड, राजा और उनके तलवार काफी छोटे थे, इन्फीरियर थे, हीन 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 मतलब किसी से छोटा, छोटे दर्जे का, इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। किससे? जो स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स थे, नैतिकता की जो तलवार थी, ठीक है, नैतिकता यानी सही गलत का, उसके तलवार से बहुत छोटी पड़ जाती थी राजाओं की वो तलवार जो लोगों को काट देते थे। एंड they therefore held the sovereigns of the earth, इसलिए to be inferior to the rishis and the fakirs। और इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपने आप को ऋषि के रूप में रखा, अपने आप को फकीर के रूप में रखा, क्योंकि ऋषि और फकीर जो थे वो उनकी नैतिकता अच्छी होती थी, और अच्छे नैतिक होने के कारण वो कभी भी, ये जो राजाओं थे उनके तलवार जो थे उनसे ज्यादा ही बड़े थे, ज्यादा सुपीरियर थे, ऐसे कहने का मतलब है। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from। Very nice। यहाँ क्या कहते हैं गांधी जी? ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र, a nation with constitution, जिसकी ऐसी constitution ही, ऐसी संविधान है, वो फिट बैठता है, ज्यादा सटीक बैठता है, teach others, दूसरे को पढ़ाने के लिए, ना कि learn from, सीखने के लिए। यानी गांधी जी कहते हैं हमारे देश को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे जैसे नेशंस किसी को सिखाना चाहिए, ना कि उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो फिट बैठता है किसी को सिखाने के लिए, ना कि उससे सीखने के लिए, क्योंक't हमारे पास जो भी मॉडल्स हैं, हमारे पास ऋषि महात्मा हैं इस देश में, इस देश को किसी को सिखाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब कहते हैं कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। कहते हैं इस देश में कोर्ट्स भी हैं, न्यायालय भी हैं, लॉयर्स वकील्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं इस देश में, लेकिन सभी के सभी एक बाउंड्स में हैं, एक बाउंड्री में हैं, ऐसा कह रहे हैं। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। और सभी जानते हैं कि ये जो वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इनका जो धंधा है ये सुपीरियर नहीं है, ये बड़े दर्जे का नहीं है, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी, सुपीरियर। मोर एवर दीज वकील्स एंड
वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। कहते हैं कि इससे भी बड़ी बात है, हालांकि कहते हैं कि ये जो वकील हैं, वैद्य हैं, ये लोगों को लूटते नहीं है, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। और ऐसा कह रहे हैं कि ये वकील्स जो हैं, लॉयर्स जो हैं, ये सब ऐसे माने जाते हैं कि ये पीपल डिपेंडेंट है, ये लोगों पे ही निर्भर है, लोगों पे निर्भर है। नॉट देयर मास्टर, ये उनके मालिक नहीं है, ये उनके मालिक नहीं है। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। और कहते हैं कि जो जस्टिस है, न्याय है ना, वो टॉलरेबली फेयर है ना, न्याय जो है फेयर है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज अवॉइड कोर्ट्स। और जो ऑर्डिनरी रूल था, सामान्य जो रूल था, वो ये था कि कोर्ट को अवॉइड कर दो, अवॉइड कोर्ट्स। देयर वर नो टाउट्स ऑफ ल्योर्स पीपल इनटू देम। और कहते हैं कि लोगों में कोई लालच नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी लालचपन, ऐसा कुछ भी नहीं था। This evil too was noticeably only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed the home rule. अब गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि जो भारत के लोग थे ना, उनमें कोई लालच ऐसा नहीं था, ठीक है, इविल नहीं थी कोई। और जो कॉमन लोग थे भारत में रहने वाले, वो एकदम स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली फॉलो करते थे किसको? एग्रीकल्चर को। समझ गए? एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को फॉलो करते थे, ऑक्यूपेशन को, खेती बाड़ी के धंधे को, ठीक है। एंड दे एंजॉय ट्रू होम रूल। और उन्हें जो सच्चा घर का नियम होता है उसको एंजॉय किया। यानी घरेलू आदमी, समझ रहे हैं ना, किसी चीज का दिक्कत नहीं, एकदम घर में एंजॉय किए हर चीजों को। अब हम आते हैं 9th स्टेंजा पे। 9th हमारा क्या कहता है? कहता है कि द इंडियन सिविलाइजेशन as described by me has been so described by its votaries। कहते हैं कि जैसे मैंने, गांधी जी कहते हैं कि जैसे मैंने इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया है, वैसे ही इंडियन सिविलाइजेशन को इनके समर्थकों ने, वोटरीज ने भी, यानी समर्थकों ने भी डिस्क्राइब किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। कहते हैं किसी भी दुनिया का भाग हो, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी संस्कृति के अंडर ऐसा नहीं है कि सभी आदमी जो है, ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। अटेंड मतलब पाना, सभी लोग है ना परफेक्शन पा लिया हो, सभी लोग परफेक्ट हो गए हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। जो भारतीय संविधान है, भारतीय जो सभ्यता है, संविधान से यहाँ हम कहेंगे संस्कृति है, सभ्यता है, उसका जो मेन कारण है वो एलिवेट द मॉरल बीइंग। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, और इसको मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारा जो भारतीय संस्कृति कल्चर के बारे में गांधी जी का क्या कहना है कि हमारे कल्चर का जो काम है वो हमारे मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता को, सही गलत की जो एक भावना होती है, इसको सिखाता है ये, है ना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है किस चीज को प्रोपागेट करता है, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है किस चीज को प्रोपागेट करता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसके गांधी जी के अनुसार ये मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, हमारी जो मोरल बीइंग है, नैतिकता है, इसको ऊपर उठाता है। लेकिन जो ये सिविलाइजेशन है, कौन सिविलाइजेशन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो इमोरलिटी यानी अनैतिकता को, ठीक है, अनैतिकता को प्रोपागेट करता है, आगे बढ़ाता है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन। देखिए कहते हैं कि बाद वाला जो है वो लेटर मतलब हो गया कि वेस्टर्न वाला, ठीक है, लेटर मतलब बाद का हम किसी यहाँ बात कर रहे हैं वेस्टर्न के बाद। तो लेटर इज गॉडलेस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो गॉडलेस है, वहाँ भगवान नहीं है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, जबकि कहते हैं बाद वाला जो है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, लिखा हुआ है ना, जबकि दूसरा वाला जो है, बाद वाला जो है, वो भगवान में बिलीव करता है, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। तो याद रखिएगा, कहने का मतलब होगा मिला जुला के कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भगवान में बिलीव नहीं करता है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो भगवान में बिलीव करता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और इसलिए ये समझते भी हैं और उसमें विश्वास भी करते हैं। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट्स। कहते हैं कि यही जो है, यही है ना, शामिल करता है भारत के लवर को, भारत से प्यार करने वाले को, ठीक है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, ये जितने भी भारत के प्यार करने वाले लोगों के हैं उनको कहता है, समझाता है
कि ऐसे ही चिपके रहो भारत के सिविलाइजेशन से। क्लिंग मतलब होता है चिपकना। क्या होता है क्लिंग मतलब दोस्तों? चिपकना। क्या होता है क्लिंग मतलब? चिपकना, ठीक है। क्लिंग है ना, ऐसे चिपक जाओ भारत के सभ्यता से जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपके रहता है। एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपके रहता है। नहीं देखते हैं छोटा सा बच्चा होता है अपनी माँ के स्तन से चिपके रहता है, दूध पीते रहता है। वैसे ही गांधी जी कहते हैं कि भारत के लोगों को भी भारत के सभ्यता से चिपके रहना चाहिए, इसको पकड़े रहना चाहिए, जकड़े रहना चाहिए। आगे कहता है कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। यहां गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यताओं से घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। तो यहां गांधी जी कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिमी लोगों का, सभ्यता का हेटर नहीं हूं, मैं उससे नफरत नहीं करता। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहते हैं मैं बहुत धन्यवादफुल हूं, मैं कृतज्ञ हूं किसका? वेस्टर्न का, वेस्ट का, क्योंकि मैंने उनके जो लिटरेचर है, उनकी जो लिटरेचर है उनसे बहुत चीज सीखा है। I have learnt many things from Western literature, but I am thankful to modern civilization for teaching me. But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and it is that we must shun it at all cost. गांधी जी देखिए, ये एक ही साथ मुझे बताना होगा आपको, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्योंकि मैंने उनसे बहुत चीज सीखा है ना। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन कहते हैं कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए, इस बातों के लिए थैंकफुल हूं, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि मैं अनेक वर्षों तक जो वेस्ट के सिविलाइजेशन है उसको अनुभव करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचा हूं, इस निर्णय पे आया हूं कि भारत के लोगों को, भारत को एक लेसन सीखना चाहिए, और वो लेसन ये है कि उन्हें मस्ट सन फ्रॉम ऑल कोस्ट, यानी ये पश्चिमी सभ्यताओं से किसी भी कीमत पे दूर रहना चाहिए। पश्चिमी का जो सभ्यता है उससे किसी भी कीमत पे दूर रहना चाहिए। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ये वस्तुओं की क्या है? वर्शिप है। ये वस्तुओं की क्या है? वर्शिप है ना। यानी कि आप, सही बात है कि जो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसमें लोग क्या कर रहे हैं? आज वस्तुओं की पूजा हो रही है ना। हर जगह लोग यानी बड़े घर, बड़े कार, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी की चाहत रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों से लोगों का नाता रह गया। इवन कि लोगों के साथ जो जुड़ाव था वो टूटता जा रहा है, रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं। रुपया पैसा और ये गाड़ी घोड़ा इसी का वैल्यू रह गया है। नहीं, बड़ी जिसकी कार वही उसी का नाम है, बड़ा जिसका बंगला उसी का नाम, ऐसा समय आ गया। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? तो ये जो है एक मटेरियल यानी वस्तुवादिता का पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। ये हमारे अंदर जो बुराई है उसका पूजा है, समझ रहे हैं। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization। और कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन तो कुछ होगा ही नहीं अगर वो सिर्फ वस्तु के बारे में ना सोचे। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन है वही क्या है? मटेरियलिज्म है, वस्तुवादिता है। और ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में हर पॉइंट पे गांधी जी बात कर रहे हैं किस चीज का? वेस्टर्न के सिविलाइजेशन का जो मेन पॉइंट है वो मटेरियलिज्म है। वहां के लोग मटेरियलिज्म पे टिके हुए हैं, वस्तुवादिता पे। लेकिन हमारा जो ये कल्चर का जो बखान कर रहे हैं गांधी जी, उसमें कह रहे हैं कि हमारी जो कल्चर है वो मोरल बीइंग को एलिवेट करता है। हमारी जो कल्चर की सुंदरता है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। हम संस्कारवान हैं, हम संस्कारों की पूजा करते हैं, ना कि हम वस्तुओं की पूजा करते हैं। यही जो है इस स्टैंजा का मेन लाइन है। अब देखते हैं हम अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ कहता है कि it is perhaps unnecessary if not useless to weigh the merits of the two civilizations. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate.
गांधी जी कहते हैं कि परहैप्स, शायद ये बात जो होगी बेतुकी होगी, अननेसेसरी होगी, समझ गया कि ना, कि हम दो तुलनाओं का, दो सभ्यताओं का तुलना करें आपस में। कह रहे हैं क्योंकि ये जो मेरिट है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी जो मेरिट है वो अलग मेरिट है, और हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका मेरिट अलग है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों? क्योंकि वेस्टर्न की सिविलाइजेशन वस्तुवादिता को पूजा करता है, और ये भी कहते हैं गांधी जी, इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन ऑन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। जो वेस्ट की जो सिविलाइजेशन है, वेस्ट की जो सभ्यता है, वो वेस्ट के सिविलाइजेशन, क्लाइमेट, उनका वेदर क्या है, उनकी जो सराउंडिंग्स क्या है, उनके अगल बगल की जो वातावरण क्या है, उसके अनुसार वो इवॉल्व हुआ है। जैसे आप चले जाइए वेस्ट में तो लगभग सारे देश ठंडा होता है, वहाँ ठंडा काफ़ी पड़ता है, वहाँ के लोग शराब पीते हैं, बहुत सारी पार्टियाँ करते हैं, मस्तियाँ करते हैं। तो गांधी जी का कहना है कि उनका सिविलाइजेशन उन्हें सूट कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए हम दो सिविलाइजेशन की तुलना नहीं करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे, और तुलना भी खूब किए जा रहे हैं गांधी जी। एंड सराउंडिंग्स एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और हमारा जो सिविलाइजेशन है वो सूट करता है हमारे कंडीशंस को। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, यानी अपने अपने जो स्फीयर्स हैं, इनकी जो अपनी एक बाउंड्री है, उसमें दोनों के दोनों अच्छे हैं, क्योंकि वेस्ट वाले के अनुसार बना हुआ और इधर का सिविलाइजेशन इधर के लोगों के लिए है। The distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। और कहते हैं ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो डिस्टिंग्विश मतलब हो गया कि एक दूसरे के बीच में डिस्टिंग्विश, बदलाव लाने वाला, ठीक है, भेद करने वाला। तो कहते हैं जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो एक गुणवत्ता है, वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स है, लोगों की चाहत है ना, उसका एकदम मल्टीप्लाई करना, गुना कर देना उसको, कई मतलब कहते हैं ना कि उसको और बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या काम है? आपके इच्छाओं को बढ़ा देना। समझ गए कि नहीं समझ गए? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज टू इंपरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। लेकिन कहते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हमारे जो पुराने सिविलाइजेशन है, उनका क्या कैरेक्टर है, उनका क्या लक्षण है? तो उनका लक्षण है कि हम जो ये फालतू की जो चाहत है, ठीक है, उस पर इंपेरेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रोक लगाते हैं, और हम अपने इच्छाओं को बस में करते हैं। समझिए, रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, वांट मतलब इच्छा यहाँ पे, और हम अपनी चाहत को, इच्छा को बस में करते हैं, यही है। द मॉडर्न ऑफ और वेस्टर्न instableness arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity। क्या कह रहे हैं ये कि द मॉडर्न और वेस्टर्न जो है, इनमें एक स्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता, अस्थिरता यहाँ हम कहेंगे, जो इनमें एक अस्थिरता है ना, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रियली चाहत है, वांट है, चाहत है ना, फ्यूचर में रहने की, फेथ में रहने की इनकी एक चाहत है ना, कि लोग फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में, है ना। हाँ, द restraint from ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in the future state and the existence of divine power। ठीक है, कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, द restraint from ancient eastern civilization arises from belief, जो ये दूरी रहा है, एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन से जो दूरी रहा है, वो बिलीफ से उत्पन्न हुआ है, विश्वास से उत्पन्न हुआ। और कहते हैं इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा आवर सेल्फ इन फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। ठीक है, और एक जो फ्यूचर स्टेट है उसमें रहने से, ठीक है, कि फ्यूचर स्टेट में हम कैसे रहेंगे, वहां कैसे रहेंगे, इसी बात से उत्पन्न हुआ है। आगे कहता है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग। यहाँ कहा जाता है कि कुछ सम ऑफ द इमीडिएट, कुछ जो हाल का जो इन्वेंशन हुआ है, और ये ब्रिलियंट इन्वेंशन हुआ है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, जैसे एरोप्लेन, गाड़ी, रेलगाड़ी, है ना, फोन, ये सब। तो फोन तो उस समय में था ही नहीं, लेकिन अभी हुआ। तो कहते हैं कि कुछ तो मॉडर्न जो इन्वेंशंस है वो काफी ब्रिलियंट है,
लेकिन क्या कहते हैं, टू मैडनिंग, काफी ही पागल करने वाला, ठीक है, काफी ही पागल करने वाला है, ठीक है, पागल करने वाला। तो ये जो है काफी पागल करने वाला है, जैसे हमारा फोन है अभी हमें को पागल कर देता है, वह दिन हम स्क्रॉल करते रह जाते हैं, तो यही कह रहे हैं गांधी जी। और टू रेसिस्ट, और इतना पागल करने वाला है कि हम इससे रोके भी नहीं रोक सकते हैं, जैसे हम चाहे भी ना फोन यूज करना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सारा कुछ फोन में ही आ गया है। तो यही कह रहे हैं कि कुछ जो मॉडर्न जो अभी जो इन्वेंशंस हुए हैं ना वो काफी पागल कर देने वाला है। और टू रेसिस्ट मतलब हम इससे रोक भी नहीं सकते अपने आप को। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन कहते हैं मुझे थोड़ा सा भी तनिक भी संकोच नहीं है इस बात में कि लोगों की जो विक्ट्री है, यानी लोगों का जो जीत है, वो इन चीजों से अपने आप को बचाने में ही है ना। लोग अगर जीतना चाहते हैं तो वस्तुओं से अपने आप को दूर करना चाहिए उन्हें। वी आर इन डेंजर, हम खतरे में हैं ऑफ बार्टरिंग अवे। बार्टर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। देखिए पुराने समय में बार्टर सिस्टम था, आप लोग जानते होंगे। बार्टर सिस्टम में क्या किया जाता था? बार्टर सिस्टम में आप अपना, आपके फसल में गेहूं हुआ है, किसी के घर में चावल हुआ है तो चावल दे दो, गेहूं ले लो, गेहूं दे दो, चावल ले लो, ऐसे है ना, अदला बदली की करके जो काम करते थे, बार्टर मतलब। तो यहाँ बार्टर का मतलब क्या होता है? बार्टरिंग अवे आवर परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। जो हमारा एक अस्थाई परमानेंट जो गुड है उसको हम अदला बदली कर रहे हैं मोमेंट्री प्लेजर से, क्षणिक सुख से। हम आज क्या कर रहे हैं? छोटी सी क्षणिक सुख के लिए अपने बड़े से बड़े जो परमानेंट प्लेजर है, खुशी है, उसको त्याग दे रहे हैं उस क्षणिक सुख के लिए। यही कह रहे हैं गांधी जी। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। कहते हैं जैसे कि वेस्ट ने, पश्चिमी सभ्यताएं ने कुछ वंडरफुल डिस्कवरियां की, बहुत अद्भुत खोजें की है वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में? ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वेस्टर्न ने किसकी खोज की है? वस्तुओं के बारे में, है ना। सिमिलरली इसी प्रकार से हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज। कहते हैं कि जो ये भारतीय धार्मिक धर्म है, हिंदू धर्म है, उन्होंने काफी मार्वेलस, मार्वेलस मतलब होता है बहुत बढ़िया। क्या होता है? बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। मार्वेलस डिस्कवरी किए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के बारे में, एंड ऑफ द सोल, परमात्मा के बारे में। तो गांधी जी, ये लाइन याद रखिएगा, गांधी जी का कहना है कि वेस्ट ने, ठीक है, वस्तुओं के बारे में बहुत खोज किया, बहुत सारे वस्तुओं के, रेलगाड़ी बनाया, फलना बनाया, चिलना बनाया, एरोप्लेन बनाया, लेकिन जो हमारा सभ्यता है उसने भी खोज किया है और उनसे भी बेहतर खोज किया है। इन्होंने किसके बारे में? अध्यात्म के बारे में खोजा है, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में खोजा है माफ कीजिएगा, आत्मा के बारे में खोज किया है, फिर परमात्मा के बारे में, स्पिरिट एंड सोल, समझ गया ना, इन सब चीजों के बारे में खोज किया है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। लेकिन हमारे पास आंख ही नहीं है। हमारे पास क्या है? वी हैव नो आइज, हमारे पास आंख ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी ग्रेट, समझ, महान डिस्कवरी जो हुआ है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं। जैसे हमारा यहाँ, सही बात है, इस बात पे तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि भारत में जितने बड़े बड़े फिलोसफर्स आए हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति जन्म लिए हैं, उतना तो दूसरे जगह पे हुए भी नहीं है। कहते हैं बट वी हैव नो आई टू दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास आंख नहीं है इतने सुंदर सुंदर डिस्कवरी को देखने के लिए, ठीक है, इतनी सुंदर महान जो डिस्कवरी हुए। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। कहते हैं हम लोग ना चकाचौंधित है। डेजल्ड मतलब क्या होता है? चकाचौंधित, चकाचौंधित। कहते हैं कि वी आर डेजल्ड, हम चकाचौंधित है, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, जो मटेरियल प्रोग्रेस हुआ है वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो कि पश्चिम के साइंस ने बनाया है। पश्चिम के साइंस ने जो डेवलपमेंट लाया है उसने हमको चकाचौंधित कर दिया है। आई एम नॉट इनमरेड ऑफ द प्रोग्रेस। और इनमरेड मतलब होता है दीवाना होना। क्या होता है? दीवाना होना। कहते हैं गांधी जी कि जो ये वेस्टर्न का जो प्रोग्रेस है उसका मैं दीवाना नहीं हूं। आई एम नॉट इनमरेड ऑफ दैट प्रोग्रेस। इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में मैं जो वेस्टर्न का जो ये प्रोग्रेस है उसका मैं दीवाना नहीं हूं। इट इज ऑलमोस्ट सिम्स, और यह ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम। और कहते हैं कि ये ऐसा मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से भगवान ने भारत को बुद्धि दिया और इन चीजों से भारत को रोका। ऐसे गांधी जी का कहना है कि हमें भगवान ने बुद्धि दिया और इन चीजों से रोका हमें। आगे देखते हैं
progressing along those lines, so it might fulfill the special mission of resisting the onrush of materialism. और कहते हैं भगवान ने बुद्धि दिया भारत को कि भारत ने इस मिशन से अपने आप को रोका, और ये अनरस मतलब एकदम तेजी से भागने वाला, ठीक है, एकदम बेतहासा जो मटेरियल की तरफ जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये मटेरियल की दुनिया में घुसते जा रहे हैं, उसके पीछे वस्तुओं के पीछे भागते रहे, इससे भारत को रोका, ये भगवान की कृपा थी, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive till now. कहते हैं इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ न कुछ तो है, समथिंग है हिंदुइज्म में जिसने इसे क्या किया, आज तक जिंदा रखा है, kept it alive up to now. कहते हैं it has witnessed the fall of Babylon. कहते हैं भारत की सभ्यता ने देखा कि बेबीलोन की सभ्यता चली गई, गिर गई, सीरियन गए, पर्शियन की सभ्यता गई, इजिप्टियन सिविलाइजेशन का भी नाश हुआ। कास्ट लुक अराउंड यू, और कहते हैं अपने चारों तरफ देखिए, कास्ट मतलब यहाँ लुक, कास्ट लुक मतलब होगा कि आंख डाल के देखिए, है ना, कास्ट लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए, वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है, कहीं भी नहीं है, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ बेबीलोन, कहते हैं कि आप क्या इटली के बेबीलोन को कहीं भी देख पाते हो आज, और रेदर द एंशिएंट रोम, और यहाँ तक कि एंशिएंट रोम को, आपको मालूम हो कि पुराने समय में जितने भी फिलोसफर आए हैं ये ग्रीस रोम के तरफ से ही आए हैं। आपको एथेंस शहर का नाम याद ही होगा, जहाँ से हेरोडोटस, एरिस्टोटल ये सब आते हैं, वहीं से आते हैं ना, हेरोडोटस हो गया, उसके बाद एरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस हो गया, ये जितने भी फिलोसफर्स हैं वो कहाँ, रोम और ग्रीस से आते हैं कि नहीं। तो यही कह रहे हैं कि आज इवन कि वेयर इज ग्रीस, कहते हैं कहाँ है ग्रीस, ये ग्रीस जहाँ से इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स आया करते थे, कौन, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, हेरोडोटस, ये सब तो यहीं से आते थे, ये सब कहाँ गए, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर इटली ऑफ बेबीलोन, ये सब कहीं नहीं मिलेंगे, है ना, रेदर देन द रोम, फॉर रोम वाज इटली। अब गो टू द ग्रीस, ग्रीस जाइए, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ पे उसका जो एटिक, वर्ल्ड का फेमस एटिक सिविलाइजेशन था, कहाँ गया, देयर इज द, देन कम टू इंडिया, let one go through the most ancient records and look around you, and you would be constrained to say yes I see here ancient India still alive। और कहता है तब भारत आइए, इन सब की तो चली गई, लेकिन भारत आइए और भारत के पुराने गांव विलेजों में घूम कर देखिए, और कोई भी कहेगा कि yes I see, हाँ मैं देखता हूँ, here ancient India is still alive, पुराना भारत अभी भी जिंदा है, वह भारत अभी भी, वो धड़कन भारत की, वो दिल भर जो भारत की है वो अभी भी जिंदा है। यही कह रहे हैं गांधी जी यहाँ पे। कहते हैं ट्रू देयर वर डंग हिप्स टू, कहते हैं ये भी सच है कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में चले जाइए तो गाय गोबर का ढेर रहता है, डंग हिप्स, बात सही है, हेयर एंड देयर, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, ठीक है, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन कहते हैं कि इसके नीचे भी रिच, है ना, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, ठीक है ना, कहते हैं कि यहाँ पर भी ना काफी धनी खजाना गड़ा हुआ है, बरीड मतलब गड़ा हुआ है, धसा हुआ है, अंडर देम, इसके नीचे, इस गोबर के नीचे भी कह रहे हैं कि खजाना भरा हुआ है, एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर, और कहते हैं कि आज तक ये चीजों जो सर्वाइव किया, आज तक भी जीवित रहा, क्यों इसलिए कि हिंदुइज्म ने एक सेट किया था, किस चीज को, एक बाउंड्री को, है ना, इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइंस, और ये क्या बाउंड्री था कि हम जो है स्पिरिचुअल चीजों में ग्रोथ करेंगे, अध्यात्म में ग्रोथ करेंगे, ना कि मटेरियलिस्टिक वस्तुवादिता में ग्रोथ करेंगे। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन है आज भी जिंदा है, आज भी ये सब जिंदा है, इसलिए कि भारत की जो सभ्यता है वो अध्यात्म पर आधारित है, वो अध्यात्म की खोज करता है, लेकिन जो वेस्टर्न का जो सभ्यता है वो किस पे, मटेरियलिज्म पे आधारित है। आगे कहते हैं 20वें स्टैंडर्ड में, our civilization, our culture, our स्वराज depends not upon multiplying our wants, कहते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है ये हमारे वांट्स को मल्टीप्लाई करने पे डिपेंड नहीं है कि हम चाहत को बढ़ाते चाहे इतना इतना हो जाए, इतना हो जाए, इससे नहीं है। सेल्फ इंटेलिजेंस, ठीक है, ये खुद की संलिप्तता पे नहीं है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, ये किस पे है, वांट्स को रोकने पे है, सेल्फ डिनायल पे है, हम चीजों को अपने बस में करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये भी पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हमारे सिविलाइजेशन का क्या क्या विशेषता है। तो हमारे सिविलाइजेशन का विशेषता है
कि हम सेल्फ इंटेलिजेंस में नहीं, हम संतृप्त नहीं हो जाते किसी चीज में, है ना। हम ऐसे लोग नहीं है कि एकदम वस्तुओं में खो गए। हम अपने आप को सेल्फ डिनायल करते हैं किसी चीज से, अपने आप को जिस चीज से मेरा अटैचमेंट, हम किसी चीजों से अटैच नहीं करते हैं, आपको सेल्फ डिनायल करते हैं, उसको हमारे कंट्रोल में रहते हैं, ये कहने का मतलब है। कहते हैं द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। कह रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये यूरोप के लोगों के लिए सूट करता है, उसे ये, उसके लिए ये बना हुआ है। इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी इंडेवर टू कॉपी इट। इंडेवर मतलब होता है प्रयास करना, लेकिन कह रहे हैं कि हम अगर प्रयास करें उन्हें कॉपी करने का तो ये इंडिया को रूइन कर देगा, भारत को बर्बाद कर देगा, ऐसा कहते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमुलेट whatever may be good and capable of assimilation by us। लेकिन यहाँ गांधी जी ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को वहाँ से अडॉप्ट नहीं कर सकते। एसिमुलेट मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ में ना हमारे पुराने जो जानकारी होती है, चीज़ों होती है, उसमें कुछ सही चीज़ों को जोड़ना, एसिमुलेट करना। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ उनसे एसिमुलेट नहीं कर सकते, हाँ हम उनमें से कुछ अच्छाइयों को ले सकते हैं। whatever may be good यहाँ कह ही रहे हैं कि जो भी अच्छा हो, कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन। आगे कहते हैं एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट। और कहते हैं इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि यूरोपियंस को पार्ट नहीं, अलग नहीं होना पड़ेगा विथ वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। और कहते हैं जो भी बुराइयां इसमें आ गया हो। दोस्त ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए लेक्चर बड़ा होते जा रहा है, लेकिन एक बार आप इस लेक्चर को वन शॉट देख लेंगे, आपको दूसरे किसी भी लेक्चर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? कहते हैं द इनसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक इफ दे आर नॉट perish under the weight of comfort which they are becoming slaves। अब यहां पे गांधी जी कहते हैं कि हमेशा जो मटेरियल, जो यूरोपियन लोग हैं वो मटेरियलिज्म से एक कंफर्ट लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, है ना, अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाना चाहते हैं। इसकी जो निरंतर खोज चल रही है वो कह रहे हैं उन्हें कोई कंफर्ट नहीं देगा, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं उन्हें क्या करेगा, अपने आप को स्लेव बना देगा, उसका क्या बना देगा, नौकर बना देगा। जैसे हम गाड़ियों के लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो नौकर हो जाते हैं एक तरफ से, बड़े बड़ी कार, बड़े बड़े घर, इन सबों के बीच में उनका जिंदगी एकदम स्लेव की तरह हो जाता है। वो उन्हें ना मिले तो अच्छा फील नहीं करते हैं, समझिए कि नहीं, उन्हें उनसे कोई वो छीन ले तो वो मर जाएंगे, तो स्लेव ही ना उसका हुए। इट मे बी डेट माई रीडिंग इज रॉन्ग। गांधी जी कहते हो सकता है कि मेरा जो मैंने जो ये अनुभव किया है, पढ़ा है, ये गलत हो, but I know that for India to run after the golden fleece is to the court certain death. Let us engrave on our heart the motto of Western philosophers, plain living and high thinking। गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारे दिल में ये आना चाहिए जो वेस्टर्न फिलोसफर का जो मोटो है, वेस्टर्न फिलोसफर का जो मोटो है, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग मतलब, प्लेन लिविंग मतलब सादा जीवन, और हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार। इसके मोटो पे हमको चलना चाहिए, ये गांधी जी कहते हैं। कहते हैं टुडे इज सर्टेन दैट मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, वी फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च फॉर आफ्टर हाई लिविंग फॉर मिसिंग हाई थिंकिंग। कहते हैं कि आज के समय में ना हम लोग आज मिलियंस लोग हैं, ठीक है, वो हाई लिविंग के चक्कर में ना मिस कर देते हैं हाई थिंकिंग को, हाई लिविंग के चक्कर में मिस कर देते हैं हाई थिंकिंग को। कहते हैं सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। कहते हैं जो सिविलाइजेशन है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे विचारों को, हमारे विचार नहीं यहाँ कहिए, हमारे चाहत को ये मल्टीप्लाई करे, बढ़ाए, आगे करे, ठीक है, ये इतना मल्टीप्लाई कर दे कि चाहत इतना हो जाए, इसकी हमें चिंता आ जाए। बट इसका क्या काम है, डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। ये क्या करे, एक सोचे समझे जो रेस्ट्रिक्शन लाए, क्या लाए, एक रोक लाए, किस चीज पे, हमारे चाहत पे रोक लाए, ठीक है।
दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, और ये अकेला ही क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है और प्रमोट करता है किस चीज को, कंटेंटमेंट को। किसको, कंटेंटमेंट को, ठीक है, संतृप्ति को। दिल में जो हमारी, कंटेंटमेंट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है, संतुष्टि। ये हमारे संतुष्टि को बढ़ा देता है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, जो वास्तविक में हमारी खुशी है और हमारे सर्विस के लिए जो क्षमता है उसको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए बाबू, ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं आज आपको वन शॉट में इस चैप्टर को पूरे पढ़ा रहा हूँ। अब हम इस चैप्टर के लेक्चर के अंत में ही आ गए हैं, लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया है इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको सारा का सारा चीज दिमाग में आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहता है अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। कहते हैं कुछ हद तक, अ सर्टेन डिग्री ऑफ, जो फिजिकल, समझिए ना, फिजिकल हार्मोनी जो है, ठीक है, यानी कि और ये और कंफर्ट है हमारे लिए जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि हम खड़े सो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा, सोने के लिए बेड चाहिए। तो कह रहे हैं कि सर्टेन, कुछ हद तक ये चीज जरूरी है हमारे लिए, है ना, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस। लेकिन कुछ लेवल के बाद ये हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा बन जाता है हमारे प्रोग्रेस में। क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, यानी ये हेल्प के अलावा बाधा बन जाता है। जैसे इंडिया में अभी भी देखिए कुछ लोग होते हैं अपने बच्चे को 35 वर्ष तक एकदम चम्मच से खिलाते रहते हैं, तो उनके ग्रोथ के बदले ये बाधा ही बन जाता है, इसलिए कि 35 वर्ष तक वो जाना ही नहीं, दुनिया को अनुभव ही नहीं किया। अब 35 वर्ष की उम्र में उसे फिर से वो अनुभव लेना पड़ता है। इसलिए ये कहना सही है कि कुछ हद तक जो हमें जो सहायता है वो कुछ हद तक ही रखनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। Therefore, the idea of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion. इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि जो आइडिया है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स हो हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा चाहत हो हमारे पास, अनलिमिटेड चाहत हो, ये हमारे लिए एक डिल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम लाता है। ऐसा भ्रम कि मान के कि कुछ दिन बाद हम ये हो जाए खुश हो जाएंगे, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो जाए खुश हो जाएंगे, बड़े बंगला हो जाए खुश हो जाएंगे, लेकिन होते गया कभी खुशी नहीं हुई। तो यही कह रहे हैं कि ये जो चीज़ों का जो चाहत है वो हमारे अंदर एक डिल्यूजन पैदा करता है और ये एक स्नेयर जाल की तरह हो जाता है, जिस जाल में हम फंस जाते हैं, निकलने की जितना कोशिश करें और फंसते जाते हैं। द सेटिस्फैक्शन of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop. कहते हैं कि चाहे हम कितना भी हमारे पास एक फिजिकल नीड्स की चाहत हो या इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हो, कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक समय आके एक डेड हो जाता है कि नहीं है? क्योंकि हमारी चाहत क्या है, कितना भी चाह ले एक दिन तो हमें मरना पड़ेगा, और जब हम मरेंगे तो सब कुछ हमारे साथ मर जाता है कि नहीं है? तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness, a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him to service humanity on which all energies should be contracted. कहते हैं कि हमें ना ये जो डिजेनरेट हो जाए फिजिकल और इंटेलेक्चुअल नीड्स, ऐसे अवस्था में आ जाए जहाँ पे ये हमारे लिए बाधा बन जाए, उससे अच्छा है कि जितने भी आदमी हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें हर अपने फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस को ऐसे मतलब अरेंज करना चाहिए था कि वो उन्हें बाधा न बने, उनके लिए वो बाधा न बने और वो जो एक ह्यूमैनिटी के सर्विस में, ये मानवता की सेवा में भी बाधा न बनने दे। ठीक है, कि हम किस लिए आए हैं दुनिया में, अल्टीमेट है कि हम ह्यूमैनिटी मतलब हम लोगों की सेवा करें, हम मानवता की सेवा करें, तो यही हमारा धर्म है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये चाहते हैं वो ऐसा ना हो कि हमारे जो सर्विस है ह्यूमैनिटी की, जो मानवता की सर्विस है, उसमें बाधा बन जाए। विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें कि कह रहे हैं कि मानव की सारा एनर्जी जो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए वो सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ना कि ये नीड्स के लिए कि हर दिन एक नए नीड्स, एक नई चाहत, और उस चाहत को पूरा करने में हमारा सारा एनर्जी चला जाए। तो ओवरऑल गांधी जी इसमें क्या बात करते हैं, तो गांधी जी बात करते हैं कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इमोरलिटी को, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बढ़ाता है, यानी कि मटेरियल वस्तुवादिता सोच जितना अधिक हो जाए। लेकिन हमारा भारत जो है वो स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म, हमारा आत्मा परमात्मा की खोज करता है। यही मेन सेंटर ऑफ द आइडिया था गांधी जी का।
और इसको आप 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे वो आप पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अच्छा, एक बात मैं वोकेबलरी का भी डिस्कशन कर ही लेता हूँ यहाँ पे। देखिए आपके यहाँ पे जो वोकैब है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार। देखिए पहला है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है कॉज टू डेवलप। इवॉल्व मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, ठीक है, इसका मतलब होता है बढ़ना। फेट मतलब होता है डेस्टिनी, है ना। इमूवेबल मतलब होता है अनवेवरिंग फॉर्म। ग्लोरी मतलब इमूवेबल मतलब होता है कि अचल, कोई चीज रुका हुआ। ग्लोरी मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब होता है शान शौकत, वैभव। सो स्टॉलिड मतलब होता है स्लो वीटेड, यानी जिसकी बुद्धि स्लो हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? एनविल मतलब होता है मेटल ब्लॉक ऑन विच, एनविल मतलब हो गया कि किसी ढांचा, ढांचा समझ रहे हैं ना, किसी चीज को डाल दीजिए वैसा ही निकल जाए, ढांचा कह सकते हैं। सीट एंकर मतलब हो गया सिक्योरिटी, सुरक्षा, समझ गया ना, सीट एंकर। कन्वर्टेबल मतलब जो बदला जा सके। अनब्रिडल्ड मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड, ऐसा शॉट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनब्रिडल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, जो हमारी बस में ना हो। डिस्यूडेड मतलब होता है कि हमें किसी चीज से दूर रहने के लिए एडवाइस दिया जाता है, रहना चाहिए। इंडिजीनियस मतलब होता है, इंडिजीनियस मतलब देसी, देसी, समझ गए। लाइफ कॉरोडिंग मतलब जिंदगी को बर्बाद करने वाला। मॉरल फाइबर मतलब कैरेक्टर। मॉरल फाइबर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, हमारा कैसा कैरेक्टर है। डेलिब्रेशन मतलब होता है सोचना समझना। क्या होता है डेलिब्रेशन मतलब? सोचना समझना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद स्नेयर मतलब होता है जाल। स्नेयर मतलब क्या होता है? जाल। इनकम्बरेंस मतलब होता है बर्डन, बोझ। इनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? बर्डन, बोझ। वाइस मतलब होता है VIC, इविल, यानी बुरा। फ्लोरिश मतलब होता है थ्राइविंग, ग्रोइंग इन हेल्दी मैनर, यानी फलना फूलना, समझ गए। टाउट्स, पर्सन एम्प्लॉयड इन द सॉलिसिटिंग कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, दुकान पे कहता है बहुत अच्छा है ये वो, उसके लिए टाउट्स होता है। लियोर मतलब होता है ललचाना। लियोर मतलब होता है ललचाना। वॉटरीज मतलब होता है डिवोटी, यानी कि भक्त, भक्त, समझ गए। उसके बाद एलिवेट मतलब होता है ऊंचा उठाना, ऊंचा उठाना, एलिवेट मतलब। प्रोपेगेट मतलब होता है स्प्रेड आइडिया, यानी किसी चीज को आगे बढ़ाना, विचार को आगे बढ़ाना, ठीक है। बिहोव्स मतलब होता है नेसेसिटी, बी राइट और नेसेसरी, मतलब किसी चीज का सही होना या आवश्यक होना बिहोव्स कहलाता है। क्लिंग मतलब होता है चिपकना किसी चीज से, एडहेयर होना, ठीक है, चिपक जाना, यही होता है क्लिंग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं आज के इस चैप्टर से विदा, और आशा करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय।